नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं राष्ट्रीय आय और संबंधित समुच्चय की दुनिया में। हमारे पास कुछ दस्तावेज हैं जो इस विषय को कई अलग-अलग कोणों से देखते हैं। नमस्कार। हाँ, ये विषय सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत दिलचस्प। बिल्कुल। देखिए, मकसद सीधा है, राष्ट्रीय आय की इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाना। ये जीडीपी, जीएनपी क्या बला है, ये सब कैसे काम करता है और किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत के बारे में ये हमें क्या बताता है। सही कहा। इसे समझना जरूरी है ये जानने के लिए कि इकोनॉमी चल कैसे रही है। तो हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। राष्ट्रीय आय आखिर है क्या? फिर देखेंगे कि मौजूदा और स्थिर कीमतों पर इसे कैसे नापते हैं। आय के चक्रीय प्रवाह का वो दिलचस्प कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी जैसे भारी भरकम लगने वाले शब्दों को आसान बनाएंगे। हाँ, और साथ में निजी आय, व्यक्तिगत आय जैसी चीजों पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये राष्ट्रीय आय चीज क्या है? स्रोत कहता है कि ये एक साल में देश में बनी आखिरी चीजों और सेवाओं की कीमत है। क्या ये इतना ही सरल है? हाँ, वो एक आम परिभाषा है, बिल्कुल सही। लेकिन इसे ठीक से समझने के लिए स्रोत हमें 3 अलग-अलग नजरिए देता है। पहला है कुल कारक आय के रूप में। कारक आय मतलब? मतलब एक साल में देश के अंदर सभी उत्पादन के साधनों ने मिलकर कितनी कमाई की, जैसे मजदूरी, किराया, ब्याज, मुनाफा। ये बेसिकली उन चीजों का इनाम है जो उत्पादन में लगती हैं: जमीन, मेहनत, पैसा और एंटरप्राइज। अच्छा। और दूसरा नजरिया? दूसरा नजरिया है कुल खर्च का। मतलब एक साल में देश के सभी लोगों, परिवारों, कंपनियों और सरकार ने मिलकर कुल कितना खर्च किया चीजों और सेवाओं पर। ठीक है। और तीसरा है कुल उत्पादन का मूल्य, यानी बनी हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की बाजार कीमत। मजे की बात यह है कि सिद्धांत रूप में अगर सब कुछ सही से मापा जाए तो ये तीनों तरीके हमें एक ही आंकड़े तक पहुंचाते हैं: राष्ट्रीय आय। वाह! मतलब कमाई, खर्चा और उत्पादन सब एक ही सिक्के के पहलू हैं। बिल्कुल। अच्छा, स्रोत में वर्तमान करंट और स्थिर कांस्टेंट कीमतों पर राष्ट्रीय आय का भी जिक्र है। हम्म, इनमें क्या फर्क है और क्या एक दूसरे से बेहतर है? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय, जैसे हम नॉमिनल इनकम भी कहते हैं, उस साल की जो मौजूदा बाजार कीमतें चल रही हैं उन पर निकाली जाती है। जैसे 2024 की आय तो 2024 की कीमतों पर। ठीक है, ये तो सीधा लगता है। हाँ, लेकिन स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय, जिसे वास्तविक आय यानी रियल इनकम कहते हैं, वो एक चुने हुए आधार वर्ष यानी बेस ईयर की कीमतों पर निकाली जाती है। ये आधार वर्ष कोई सामान्य साल होता है जिससे तुलना करना आसान हो। तो स्थिर कीमतों वाला क्यों जरूरी है? आधार वर्ष क्यों? यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। स्थिर कीमतों पर आय हमें आर्थिक तरक्की की ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखाती है, सच्ची तस्वीर कैसे? क्योंकि ये महंगाई के असर को हटा देती है। सोचिए, अगर मान लीजिए उत्पादन उतना ही रहे लेकिन कीमतें बहुत बढ़ जाएं, तो वर्तमान कीमतों पर तो आय बढ़ी हुई दिखेगी, है ना? हाँ, दिखेगी तो। पर क्या असल में देश ज्यादा अमीर हुआ? क्या ज्यादा चीजें बनी? नहीं। स्थिर कीमतें इसी भ्रम को दूर करती हैं। अच्छा। स्रोत में एक उदाहरण भी है। मान लीजिए 2005 में वर्तमान कीमत पर आय 740 रुपए थी और स्थिर कीमत किसी पुराने आधार वर्ष पर 600 रुपए। ये जो 140 रुपए का फर्क है वो ज्यादातर सिर्फ बढ़ी हुई कीमतों की वजह से है, असली उत्पादन बढ़ने की वजह से नहीं। ओह! इसीलिए जब हमें यह देखना हो कि समय के साथ अर्थव्यवस्था सच में कितनी बड़ी है या दो अलग अलग देशों की तुलना करनी हो, तो स्थिर कीमतों का इस्तेमाल ही सही तस्वीर दिखाता है। ये बताता है कि हमने वास्तव में कितना ज्यादा सामान और सेवाएं बनाई। समझ गई है। ये तो वाकई बहुत अहम फर्क है। मतलब रियल ग्रोथ देखनी है तो स्थिर कीमतें देखो। बिल्कुल। अब ये आय का चक्रीय प्रवाह या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या चीज है? सुनने में बड़ा गोल-गोल लगता है। स्रोत इसे समझाने के लिए एक सरल दो क्षेत्र मॉडल बताता है जिसमें सिर्फ परिवार, हाउसहोल्ड और फर्म्स हैं। हाँ, ये एक बुनियादी लेकिन बहुत काम का मॉडल है। ये दिखाता है कि पैसा, सामान और सेवाएं एक अर्थव्यवस्था में कैसे घूमते रहते हैं। इस आसान मॉडल में दो मेन प्लेयर्स हैं: परिवार और फर्म। परिवार यानी हम लोग। हाँ, हम और आप। हम चीजें खरीदते हैं, मतलब उपभोक्ता हैं, और हम ही उत्पादन के साधन, जैसे हमारी मेहनत, श्रम, हमारी जमीन, हमारी बचत पूंजी के मालिक हैं। हम ये साधन फर्मों को देते हैं। और फर्में? फर्में इन साधनों का इस्तेमाल करके चीजें और सेवाएं बनाती हैं।
अब देखिए ये चक्कर कैसे चलता है। फर्में परिवारों को उनके दिए साधनों के बदले भुगतान करती हैं, यानी हमें मिलती है आय, जैसे तनख्वाह, किराया, ब्याज, मुनाफा। फिर हम परिवार वाले इस आय को क्या करते हैं? हम इसे फर्मों द्वारा बनाई गई चीजों और सेवाओं पर खर्च कर देते हैं। बिल्कुल। तो पैसा फर्मों से परिवारों तक आय के रूप में आया और फिर परिवारों से फर्मों तक खर्च के रूप में वापस चला गया। ये एक लगातार चलने वाला चक्कर है। अच्छा। इसी को आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। अच्छा, स्रोत में वास्तविक प्रवाह यानी रियल फ्लो और मौद्रिक प्रवाह यानी मॉनेटरी फ्लो का भी जिक्र है। इसका क्या मतलब हुआ? ये उसी चक्कर के दो पहलू हैं, समझिए। वास्तविक प्रवाह है चीजों और सेवाओं का असल बहाव, जैसे परिवारों से फर्मों तक मेहनत और जमीन जाना, और बदले में फर्मों से परिवारों तक तैयार सामान जैसे रोटी, कपड़ा या सेवाएं जैसे डॉक्टरी सलाह आना। ये असली चीजों का लेन देन है। ठीक है, फिजिकल फ्लो। हाँ। और मौद्रिक प्रवाह ठीक इसकी उल्टी दिशा में पैसे का बहाव है, जैसे फर्मों से परिवारों तक आय का आना, तनख्वाह, किराया वगैरह के रूप में, और फिर परिवारों से फर्मों तक चीजों पर किए गए खर्च का जाना। मतलब पैसे का फ्लो। बिल्कुल। राष्ट्रीय आय असल में इन्हीं दोनों प्रवाहों को मापती है। चाहे हम कुल उत्पादन का मूल्य देखें या कुल कमाई देखें या कुल खर्च देखें, बात वही है। लेकिन ये दो क्षेत्र वाला मॉडल तो बहुत ही ज्यादा सरल लगता है। असल दुनिया तो कहीं ज्यादा पेचीदा है। स्रोत भी कहता है कि इसकी कुछ मान्यताएं हैं, जैसे कोई विदेश व्यापार नहीं, कोई बचत नहीं, कोई सरकार नहीं। ये सब तो होता है असलियत में? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये मॉडल सिर्फ नींव रखने के लिए है, बेसिक समझाने के लिए। असल अर्थव्यवस्था में कई और चीजें होती हैं। यहीं पर रिसाव, लीकेजेस और अंतःक्षेपण, इंजेक्शंस का कॉन्सेप्ट आता है। रिसाव और अंतःक्षेपण, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, ये क्या हैं? हाँ, रिसाव वो चीजें हैं जो इस आय के चक्र से पैसा बाहर निकाल लेती हैं, जिससे खर्च का प्रवाह कम हो जाता है। सोचिए, अगर आपने अपनी सारी कमाई खर्च नहीं की और कुछ बचा लिया, मतलब सेविंग कर ली। हाँ, सेविंग तो करते हैं, या तो सरकार को टैक्स दे दिया, तो वो पैसा तुरंत खर्च के चक्र में वापस नहीं गया, है ना? वो उस फ्लो से बाहर निकल गया। ये रिसाव है। अच्छा, तो बचत और टैक्स ये लीकेज है। हाँ। दूसरी तरफ अंतःक्षेपण वो चीजें हैं जो इस चक्र में बाहर से पैसा डालती हैं, जिससे खर्च का प्रवाह बढ़ जाता है। जैसे जब सरकार सड़कें बनाने पर पैसा खर्च करती है, सरकारी व्यय, या जब कोई कंपनी नई फैक्ट्री लगाने में पैसा लगाती है, निवेश, या जब विदेशी लोग हमारा सामान खरीदते हैं, निर्यात। ये सब इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करते हैं। स्रोत कहता है कि एक स्थिर और संतुलित अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है कि ये रिसाव और अंतःक्षेपण मोटे तौर पर बराबर हों। ये तो काफी दिलचस्प है। मतलब इकोनॉमी में कुछ नल हैं जहां से पैसा निकल जाता है, बचत, टैक्स, और कुछ नल हैं जहां से पैसा आता है, सरकारी खर्च, निवेश, निर्यात, और इनका बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल सही समझा आपने। अब आते हैं उन शब्दों पर जिनका जिक्र बार बार होता है: जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। स्रोत में इनके सूत्र भी दिए हैं। इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। ये सब अलग अलग क्यों है? कहानी क्या है इनकी? हाँ, ये राष्ट्रीय आय को मापने के अलग अलग पैमाने हैं और हर एक हमें अर्थव्यवस्था की थोड़ी अलग कहानी बताता है। चलिए स्रोत के हिसाब से एक एक करके इन्हें समझते हैं, लेकिन थोड़ा आसान तरीके से, ताकि आसानी से याद रहें। हाँ प्लीज। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की। ये शायद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला शब्द है ना? हाँ, जीडीपी तो रोज सुनते हैं। इसका मतलब है एक साल में किसी देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बनी, उनका कुल बाजार मूल्य। यहां दो बातों पर ध्यान देना है। घरेलू यानी देश के अंदर, बनाने वाला चाहे भारतीय हो या विदेशी, इससे फर्क नहीं पड़ता। और बाजार मूल्य यानी वो कीमत जिस पर चीजें बाजार में बिकती हैं, जिसमें टैक्स वगैरह शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो जीडीपी मतलब देश की बाउंड्री के अंदर का टोटल प्रोडक्शन, मार्केट प्राइस पे। सिंपल। फिर जीएनपी क्या है? जी वाला ग्रॉस तो समझ आ गया, पर एन मतलब नेशनल। बिल्कुल, यही आता है फर्क घरेलू और राष्ट्रीय का। जीएनपी बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, देखता है कि देश के नागरिकों, रेजिडेंट्स ने कुल कितना उत्पादन किया, चाहे वो देश के अंदर किया हो या बाहर। अच्छा, तो नागरिक कहीं भी हो। हाँ, इसे निकालने के लिए हम जीडीपी बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में जोड़ते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA, ये क्या है?
NFI का मतलब है हमारे नागरिकों ने विदेशों से कितना कमाया और विदेशी नागरिकों ने हमारे देश से कितना कमाया, इसका अंतर। मान लीजिए भारतीयों ने बाहर से 100 कमाए और विदेशियों ने भारत से 80 कमाए, तो NFI हुआ +20। ओके। तो GNP इज इक्वल टू GDP प्लस NFIA। ये दिखाता है कि देश के लोगों की कुल कमाई या उत्पादन कितना है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी कर रहे हों। तो अगर NFIA नेगेटिव हुआ, मतलब विदेशियों ने हमारे यहाँ ज्यादा कमाया बनिस्बत हमारे लोगों के बाहर कमाने के, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, ऐसा हो सकता है और होता भी है कई देशों में, खासकर जहां विदेशी निवेश ज्यादा हो या जहां के लोग बाहर कम काम करते हों। ठीक है। तो ग्रॉस, डोमेस्टिक और नेशनल का फर्क समझ आ गया। अब ये नेट वाला क्या है? NDP और NNP? हाँ, अब अगला फर्क समझते हैं, सकल और शुद्ध का। देखिए, जब हम उत्पादन करते हैं तो मशीनें घिसती हैं, इमारतें पुरानी होती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। वेयर एंड टियर, इसी को कहते हैं मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। या पूंजी का उपभोग। ये एक तरह से उत्पादन की लागत का हिस्सा है। तो सकल यानी ग्रॉस में ये घिसावट शामिल होती है। शुद्ध यानी नेट निकालने के लिए हम इस घिसावट को घटा देते हैं। अच्छा, तो नेट मतलब घिसावट हटाने के बाद। बिल्कुल। तो NDP बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, निकालने के लिए हम GDP बाजार कीमत पर से ये मूल्यह्रास घटा देते हैं। NDP इज इक्वल को GDP मूल्यह्रास। ये हमें बताता है कि देश के अंदर उत्पादन का शुद्ध मूल्य क्या है घिसावट को हटाने के बाद। ठीक। इसी तरह NNP बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, निकालने के लिए हम GNP बाजार कीमत पर से मूल्यह्रास घटाते हैं। NNP इज इक्वल टू GNP मूल्यह्रास। ये देश के नागरिकों द्वारा किए गए उत्पादन का शुद्ध मूल्य है। अच्छा, तो GDP से शुरू किया, NFIA जोड़ा तो GNP मिला, डोमेस्टिक से नेशनल, फिर दोनों में से डिप्रिसिएशन घटाया तो NDP और NNP मिले, ग्रॉस से नेट। ये तो काफी लॉजिकल लग रहा है। हाँ, ये कनेक्शन समझना जरूरी है। लेकिन अभी एक और पेच है, बाजार कीमत और कारक लागत का फर्क। ये क्या है? अभी तक तो हम मार्केट प्राइस की बात कर रहे थे। हाँ, तीसरा अहम फर्क यही है। देखिए, बाजार कीमत वो कीमत है जो हम बाजार में चुकाते हैं। इसमें अक्सर सरकार के लगाए हुए अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे GST वगैरह जुड़े होते हैं। और कभी-कभी सरकार कुछ चीजों पर छूट देती है, यानी सब्सिडी, जो कीमत को कम करती है। हाँ, टैक्स से कीमत बढ़ती है, सब्सिडी से कम होती है। बिल्कुल। कारक लागत पर आय निकालने के लिए हमें बाजार कीमत में से इन टैक्स और सब्सिडी के असर को हटाना होता है। हम निकालते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो होता है अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडीज। हाँ, तो अब हम उन चारों आंकड़ों GDP, GNP, NDP, NNP को जो हमने मार्केट प्राइस पर समझे थे, उन्हें कारक लागत पर भी निकाल सकते हैं। कैसे? बस मार्केट प्राइस वाले आंकड़े में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दीजिए। अच्छा, तो चारों के फैक्टर कॉस्ट वाले वर्जन भी हैं। हाँ, बिल्कुल। GDP पर कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, ये हुआ GDP पर कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ये दिखाता है कि देश के अंदर जो उत्पादन हुआ उससे असल में उत्पादन के साधनों, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ को कितनी आय मिली, टैक्स सब्सिडी का असर हटाने के बाद। GNP पर कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये हुआ GNP पर कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ये देश के नागरिकों को मिली कुल कारक आय है। NDP पर कारक लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसे घरेलू आय भी कहते हैं। ये हुआ NDP पर कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ये देश की सीमा के अंदर अर्जित शुद्ध कारक आय है। NNP पर कारक लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये हुआ NNP पर कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। और इसी NNP एट फैक्टर कॉस्ट को आमतौर पर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहा जाता है। ओह, तो जिसे हम आमतौर पर नेशनल इनकम कहते हैं, वो असल में NNP एट फैक्टर कॉस्ट है। हाँ, ज्यादातर यही मतलब होता है। ये देश के नागरिकों द्वारा अर्जित कुल शुद्ध कारक आय है, जिसमें से टैक्स सब्सिडी का असर और घिसावट दोनों हटा दिए गए हैं। ये दिखाता है कि असल में देश के लोगों ने कितना कमाया। वाह, तो ये 3 बड़े अंतर हैं। 1, सकल बनाम शुद्ध, जिसका फर्क है मूल्यह्रास, डिप्रिसिएशन। 2, घरेलू बनाम राष्ट्रीय, जिसका फर्क है विदेश से शुद्ध कारक आय, NFIA। और 3, और बाजार कीमत बनाम कारक लागत, जिसका फर्क है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
इन अंतरों को समझने से ये सारे जीडीपी, जीएनपी वाले शब्द एकदम साफ हो जाते हैं। बिल्कुल, यही 3 चाबियां हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को खोलने की। लेकिन हमें इतने सारे अलग-अलग आंकड़ों की जरूरत क्यों पड़ती है? एक से काम नहीं चलता। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हर आंकड़ा एक अलग कहानी कहता है या एक अलग सवाल का जवाब देता है। जैसे जीडीपी बताता है कि देश के अंदर कुल आर्थिक गतिविधि कितनी है, ये साइज बताता है इकॉनमी का। जीएनपी बताता है कि देश के नागरिक कितना कमा रहे हैं, चाहे कहीं भी हो। एनडीपी, एनएनपी बताते हैं कि शुद्ध उत्पादन कितना है, मतलब हम अपनी पूंजी को मेंटेन करने के बाद कितना बना रहे हैं। और कारक लागत वाले आंकड़े बताते हैं कि असल में उत्पादन के साधनों को कितनी आय मिली। तो अर्थशास्त्री और सरकारें अलग-अलग जरूरत के हिसाब से अलग-अलग आंकड़े इस्तेमाल करते हैं। कभी ग्रोथ देखनी है, कभी नागरिकों की कमाई, कभी पॉलिसी बनानी है। समझ गई, मतलब हर टूल का अपना काम है। हाँ। अब स्रोत में निजी आय, व्यक्तिगत आय और व्यक्तिगत प्रयोज्य आय का भी जिक्र है। हाँ। ये राष्ट्रीय आय से कैसे जुड़े हैं और इनमें क्या फर्क है? ये तो लगता है आम आदमी से ज्यादा जुड़े होंगे। बिल्कुल, ये अवधारणाएं हमें ये समझने में मदद करती हैं कि जो देश की कुल राष्ट्रीय आय है, वो आखिर लोगों की जेब तक कैसे पहुंचती है और असल में उनके हाथ में खर्च करने के लिए कितना आता है। हाँ, ये तो जानना जरूरी है। तो पहला है निजी आय, प्राइवेट इनकम। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये सिर्फ निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा सभी स्रोतों से कमाई गई आय है। इसमें सरकारी कंपनियों की कमाई या सरकार की संपत्ति से हुई आय शामिल नहीं होती। ओके, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की इनकम। हाँ, इसमें फैक्टर इनकम जो कमाकर मिलती है और निजी क्षेत्रों को मिलने वाले ट्रांसफर पेमेंट जैसे सरकार से मिली कोई मदद दोनों शामिल हो सकते हैं। ठीक है, फिर व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। व्यक्तिगत आय वो आय है जो असल में व्यक्तियों और परिवारों को हाथ में मिलती है। ये निजी आय से थोड़ी अलग होती है। इसमें से वो पैसा निकाल दिया जाता है जो कंपनियां कमाती तो हैं पर शेयर होल्डर्स या लोगों को बांटती नहीं। जैसे कंपनियों का बचाया हुआ मुनाफा, अवितरित लाभ या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और कंपनियों पर लगने वाला टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा, तो कंपनी का प्रॉफिट जो बांटा नहीं गया वो घट जाता है। हाँ, लेकिन इसमें वो पैसा जुड़ जाता है जो लोगों को बिना उस साल काम किए मिलता है, जैसे सरकार से मिलने वाली पेंशन या बेरोजगारी भत्ता। ये ट्रांसफर पेमेंट्स हैं। तो पर्सनल इनकम दिखाता है कि लोगों के पास कुल कितनी रकम आई सभी स्रोतों से, टैक्स कटने से पहले। और आखिर में व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, ये क्या है? व्यक्तिगत प्रयोज्य आय, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पीडीआई, ये शायद हम सबके लिए सबसे ज्यादा मतलब की चीज है। ये व्यक्तिगत आय का वो हिस्सा है जो लोगों के पास सारे जरूरी भुगतान, खासकर इनकम टैक्स और दूसरी सरकारी फीसें या फाइन चुकाने के बाद बचता है। मतलब टैक्स वगैरह देने के बाद जो हाथ में बचा। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि यही वो आय है जिसे लोग अपनी मर्जी से या तो खर्च कर सकते हैं, उपभोग, या बचा सकते हैं, बचत। इसीलिए पीडीआई लोगों की खरीदने की ताकत, परचेजिंग पावर का एक बहुत जरूरी इंडिकेटर है। इकोनॉमी में डिमांड इसी पर निर्भर करती है काफी हद तक। तो असल में जो पैसा हम खर्च कर सकते हैं या बचा सकते हैं वो पीडीआई है। ये जानना तो बहुत जरूरी है। अब आपने हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट्स का जिक्र किया कई बार, पेंशन, भत्ता वगैरह। स्रोत इनके बारे में और क्या कहता है? क्या ये राष्ट्रीय आय या जीडीपी में गिने जाते हैं? आपने कहा था पर्सनल इनकम में जुड़ते हैं। हाँ, स्रोत इस पर काफी साफ है। हस्तांतरण भुगतान वो पेमेंट हैं जिनके बदले में कोई चीज या सेवा उस समय नहीं मिलती, जैसे बुढ़ापा पेंशन, स्कॉलरशिप, बेरोजगारी भत्ता। सरकार या कोई और ये पैसे देता है पर बदले में तुरंत कोई गुड्स या सर्विस नहीं लेता। हाँ, ये तो मदद या सपोर्ट जैसा हुआ। बिल्कुल, क्योंकि ये पेमेंट उस साल हुई किसी उत्पादन गतिविधि से सीधे जुड़े नहीं है। ये तो बस पैसे का एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना है। आय का पुनर्वितरण है, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय आय या जीडीपी की गणना में शामिल नहीं किया जाता। अच्छा, ये अहम है, जीडीपी में शामिल नहीं होते। हाँ, जैसा हमने देखा, ये व्यक्तिगत आय या पर्सनल इनकम का हिस्सा बनते हैं क्योंकि ये लोगों को मिलते हैं, पर ये देश के कुल उत्पादन या जीडीपी या नेशनल इनकम को नहीं दर्शाते। ठीक है, क्लियर हो गया। और टैक्स के बारे में क्या? प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष कर, इनका क्या रोल है इस पूरी कहानी में? मतलब जिस पे लगा उसी को देना पड़ता है, आप इसे शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। हाँ, इनकम टैक्स तो हमें ही देना पड़ता है। बिल्कुल। और अप्रत्यक्ष कर वो हैं जिनका बोझ आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब लगाया तो जाता है बेचने वाले पर वो कीमत में जोड़कर आखिरकार खरीदने वाले यानी उपभोक्ता से वसूल लेता है, जैसे जीएसटी, पहले के सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी वगैरह। अच्छा,
ये चीज़ों और सेवाओं की कीमत में जुड़ जाते हैं। इसीलिए हमने देखा था कि बाजार कीमत अक्सर कारक लागत से ज़्यादा होती है। जीडीपी 00x20 x80 x90 0x20 x80 x97 से जीडीपी 0x20 x80 x94 पर जाने के लिए हम इन्हीं शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटाते हैं। स्रोत में एक और छोटा सा फर्क भी बताया गया है, वर्तमान और पूंजीगत हस्तांतरण का, करंट वर्सेस कैपिटल ट्रांसफर्स। वर्तमान हस्तांतरण, करंट ट्रांसफर्स आमतौर पर आय से होते हैं और आय में जुड़ते हैं, मतलब रोजमर्रा के खर्चों के लिए होते हैं, जैसे पेंशन। पूंजीगत हस्तांतरण, कैपिटल ट्रांसफर्स, संपत्ति या बचत से होते हैं और अक्सर पूंजी बनाने में मदद करते हैं, जैसे किसी को घर खरीदने के लिए ग्रांट मिलना। ये दिखाता है कि हर ट्रांसफर पेमेंट का असर और मकसद एक जैसा नहीं होता। ये तो काफी डिटेल में हो गया। तो आज हमने राष्ट्रीय आय और उससे जुड़ी कई पेचीदा लेकिन जरूरी बातों को समझा। हमने देखा कि राष्ट्रीय आय क्या है, इसे अलग अलग कीमतों पर कैसे मापते हैं, करंट और कांस्टेंट, आय का चक्रीय प्रवाह कैसे काम करता है, वो लीकेज और इंजेक्शन वाला फंडा भी समझा। हाँ, और फिर जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी जैसे जरूरी आंकड़ों का क्या मतलब है और उनमें वो 3 मुख्य फर्क क्या हैं: ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक नेशनल और मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। बिल्कुल। और ये भी जाना कि स्थिर कीमतें क्यों अहम हैं। निजी, व्यक्तिगत और खासकर वो प्रयोज्य आय जो पीडीआई है, उसमें क्या अंतर है और वो क्यों मायने रखती हैं। और कैसे हस्तांतरण, भुगतान और टैक्स इस पूरी तस्वीर में फिट होते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स किसी भी अर्थव्यवस्था को समझने की बुनियाद हैं और इन्हें जानना वाकई जरूरी है, चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या बस एक जागरूक नागरिक। सच में इन स्रोतों ने हमें इन जटिल विषयों की परतें खोलने में काफी मदद की। उम्मीद है सुनने वालों को भी ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और राष्ट्रीय आय के ये कॉन्सेप्ट्स अब थोड़े कम डरावने लग रहे होंगे। उम्मीद तो यही है। अब जब हमने ये सब समझ लिया है कि राष्ट्रीय आय और जीडीपी जैसी चीजें कैसे मापी जाती हैं, जो ज्यादातर पैसे और उत्पादन पर ही ध्यान देती हैं, तो मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। क्या ये नंबर, ये सारे आंकड़े किसी देश के लोगों की असली खुशी या जीवन की गुणवत्ता, जिसे क्वालिटी ऑफ लाइफ कहते हैं, उसकी पूरी कहानी बता सकते हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या सिर्फ चीजें बनाना और पैसा कमाना ही सब कुछ है, या समाज की तरक्की के लिए कुछ और भी है जिसे हमें मापने की जरूरत है, जैसे शिक्षा का स्तर कैसा है, लोगों की सेहत कैसी है, हमारा पर्यावरण कितना सुरक्षित है, समाज में बराबरी कितनी है। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये आर्थिक पैमाने ही काफी हैं या हमें इनके परे भी देखने की जरूरत है।